लोगों को जिंक के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्लोरोक्विन के बारे में बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट सबसे कारगर जो औषधि है वो औषधि नहीं है, वो है एक विटामिन, जो विटामिन डी है। अब जब मैं विटामिन डी की बात करूँगा तो आपके मन में आएगा कि ये केवल और केवल बोन से संबंधित चीज़ है। हम लोग विटामिन D3 और कैल्शियम लेते हैं जब किसी भी व्यक्ति की बोन वीक हो जाती है। तो विटामिन डी क्या करता है कि यह जो शरीर में बहने वाला कैल्शियम है इसको हड्डियों से चिपकाता है, हड्डियों से अटैच करता है, तो इसलिए हड्डियाँ मजबूत होती है। लेकिन जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिवर्स होता है, जो हड्डियों में जमा हुआ कैल्शियम था वो ब्लड में आने लगता है, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर लोगों को गलत मैसेज देते हैं। वो ये बोलते हैं कि वो बोन टेस्ट करवाते हैं, बोन डेंसिटी सेट टेस्ट, और बोलते हैं कि आपकी शरीर में कैल्शियम की कमी है। उनको ये बोलना चाहिए कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। इस केस में ऐसा होता है कि हड्डियों में तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, और इसीलिए ये जब कैल्शियम हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है जो अधिक मात्रा में है, वो हमारे शरीर को के किसी भी अंग को, और वो वाइटल अंग भी हो सकता है, उसको कैल्सीफाइड कर देता है। जैसे हार्ट का ब्लॉकेज, कई लोग सोचते हैं कि हार्ट का ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हार्ट का ब्लॉकेज है वो कैल्शियम के कारण होता है। उसके अंदर की जो आर्टरीज हैं वो कैल्सीफाइड हो गई है। इसी ढंग से जो स्लिप डिस्क होती है कई लोगों को, तो उसमें भी डिस्क का कैल्सीफिकेशन होता है। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, और यहाँ तक कि आँखों की रेटिना में भी कैल्सीफिकेशन हो सकता है। तो इसलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो तमाम टाइप की हेल्थ कंडीशन शरीर में होने लगेगी। इसलिए विटामिन D3 नियमित रूप से लेना चाहिए। जो विटामिन D3 है वो इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, और साथ में वो नई सेल्स को बनने में भी एक अच्छी भूमिका अदा करता है। लेकिन ये सब बातें तो एक जनरल है। इसके बारे में जो खास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये कोविड-19 के इलाज में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मैं वो किस आधार पे बोल रहा हूँ उसका भी एक ट्रायल है। इंडोनेशिया में एक प्रयोग हुआ, और वो भी कम लोगों के ऊपर नहीं, जो एक क्लिनिकल ट्रायल था। ये था लगभग 780 लोगों के ऊपर। लगभग क्या बोलना चाहिए, इसको 100% बोलना चाहिए। 780 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ, और 780 लोगों में से जिन लोगों की डेथ हुई थी उनका अध्ययन किया गया। तो ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बड़े ध्यान से सुने। इस प्रयोग में क्या हुआ था कि 3 समूह में लोगों को बांट दिया गया। एक वो समूह था जिसमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी था। दूसरा जिनमें विटामिन डी था तो सही, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं था, सफिशिएंट मात्रा से कम था, यानी मॉडरेट मात्रा में था। और एक जो ग्रुप था वो विटामिन डी डिफिशिएंट थे। तो अब इसके जो रिजल्ट हैं जब मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिनमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी था उनमें जो लोग मरे, यानी उसकी मॉर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर केवल 4% थी। लेकिन जिनमें इनसफिशिएंट मात्रा में मॉडरेटरी विटामिन डी था उसमें मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 88% था। और जो ग्रुप डिफिशिएंट थे विटामिन डी के उसमें 99% लोगों की डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं विटामिन डी से भी संबंध है। और जब मैंने इसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया तो मुझे एक नए टर्म का पता चला, और इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे स्पेशली फेफड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और साथ में पूरे शरीर में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो ये कैसे होता है? साइटोकाइन स्टॉर्म में व्यक्ति को बुखार आ जाता है। एक इन्फ्लेमेशन छोटे मोटे लेवल की नहीं होती है, ये मैसिव इन्फ्लेमेशन होती है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, या तो उनकी संख्या घट जाती है या उनकी संख्या बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और ये ही
सबसे ज़्यादा कारण है कोविड-19 के पेशेंट जिनकी डेथ हुई, उनके फेफड़ों में इतनी इन्फ्लेमेशन आ गई कि वो सांस भी नहीं ले पाए। तो इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। इसका पूरा मैकेनिज़्म इस टाइप से है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, ये स्पेशली उनके लिए है। और अधिकतर लोग जो कोविड-19 में मरे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम थी। और इम्यूनिटी क्यों कम थी? क्योंकि उनमें जिंक की और विटामिन डी की कमी थी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक साइटोकाइन नाम की टर्म आएगी। ये जो साइटोकाइन है ये एक केमिकल है, ये हार्मोन या फेरोमोन टाइप का केमिकल है। क्या होता है कि जब किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन होता है और वायरस मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगती है, वो मरने लगती है और बुरी स्थिति में जाती है। तो सहायता के लिए वो एक केमिकल सिक्रीट करती है जो ब्लड से डिज़ोल्व होकर पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पर जाता है। तो जितनी भी रक्षात्मक सेल हैं इस लोकेशन पर आ जाती हैं जहाँ से ये केमिकल सिक्रीट हो रहा था, जिसको साइटोकाइन बोलते हैं। और जब वो वहाँ पर आ जाती है तो उसमें से दो सेल, यानी ऐसे तो बहुत सारी सेल हैं, जैसे मैक्रोफेज हुआ जो वायरस को खा जाती है, एक साइटोकाइन टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, एक नेचुरल किलर सेल है। इसके बाद में और भी काफ़ी सारी सेल्स हैं, लेकिन ये जो दो सेल्स हैं, एक तो नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये क्या करती है कि जो इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर वायरस है, वहाँ पर जाकर पॉइजन इंजेक्ट करती है। एंड आप ये सोचो कि एक कमरा है, उसके अंदर बदमाश आतंकवादी लोग भरे हुए हैं, तो हम जाकर उसके अंदर एक बम फेंक दें कि वो सब मर जाए। अब नेचुरली ये जो बम फेंका है ये जहरीला होगा, यानी एक गैस वाला बम फेंक दें जिसमें केमिकल हो। तो इसी ढंग से जब ये टॉक्सिन्स को इंजेक्ट करती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो उस सेल के अंदर के वायरस मर जाते हैं, लेकिन जो हमारी खुद की सेल होती है वो भी क्षतिग्रस्त होती है। तो अगर वो जो उसने बम डाला है वो परफेक्ट है, यानी जो टॉक्सिन डाला है उसको कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, परफोरिन बोलते हैं उसको शायद। तो वो परफोरिन अगर डिफेक्टेड है, वो डिफेक्टेड कब होता है? जब जिंक की कमी हो और विटामिन डी की कमी हो। तो क्या होता है कि वो टॉक्सिन उसने डाल तो दिया इन्फेक्टेड सेल के अंदर, लेकिन अंदर वायरस नहीं मरता है और वो सेल अभी भी मर रही होती है, तो वो वापस से कई सारा साइटोकाइन केमिकल छोड़ती रहती है, जिससे और अलग अलग रक्षात्मक सेल आ जाते हैं और वहाँ पर बिना मतलब के अलग अलग जहरीले पदार्थ डालते हैं, जिससे असर तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव हमको खुद को ही हमारे अंदर पॉइजनिंग होने लगती है और उससे इन्फ्लेमेशन अत्यधिक बढ़ जाती है और ये अनकंट्रोल्ड लूप होता है। क्योंकि अगर एक बार परफोरिन अंदर गया सेल के और सभी वायरस मर गए, तो वो सेल साइटोकाइन केमिकल निकलना बंद कर देगी और इन्फ्लेमेशन अपने आप चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। वहाँ पर अंदर जो वायरस थे वो मर ही नहीं रहे हैं और सेल की अभी भी डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस चली रही है, इसलिए वो साइटोकाइन लगातार स्रावित कर रही है और पूरे के पूरे जितने भी रक्षात्मक सेल है वहाँ पर आकर अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं वायरस को मारने के लिए, लेकिन वायरस के ऊपर उनका असर ही नहीं हो रहा है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन की एक एंडलेस लूप है, इसमें शरीर फंस जाता है। तो इसमें शरीर की जितनी भी रक्षात्मक सेल हैं वो बिना मतलब के, ना आप ये सोचिए कि एक ऐसी आर्मी है जिनको हथियार तो दिए गए लेकिन वो हथियार काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने दुश्मनों से तो बढ़ेंगे, साथ में वो जैसे तैसे जहाँ पर भी वो इतने पगला जाएंगे, इतने क्रोधित होंगे कि कोई भी चीज़ को तोड़फोड़ करने लगेंगे और इसी ढंग से हमारे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है अगर इस कंडीशन में कोई पहुँच गया तो इस वायरस के कारण। तो इसमें जिंक से भी ज़्यादा विटामिन डी महत्वपूर्ण है और इसीलिए जिन लोगों में सफिशिएंट विटामिन डी था उनको ये प्रोसेस हुई नहीं और इसीलिए 99% लोग जो इंडोनेशिया में ट्रायल हुआ था वो बच गए। लेकिन जिसमें 96% लोग बच गए, 4% लोग मरे, लेकिन जिनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी थी वो 99 लोग मर गए और 1% पता नहीं जैसे तैसे बच गए हों। और इसके अलावा जो कोरोना वायरस के संबंध में एक और चीज़ पता की है मैंने, वो की है कि जब जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो जाता है उसमें रेयर केसेस में ब्लड में क्लॉट्स भी जमते हैं। वो क्लॉट्स जमने के कारण
या तो स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट को ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट भी देने चाहिए, जैसे हेपेरिन हुआ या इकोस्प्रिन या दूसरे और भी ड्रग हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं और जो मेरा प्रपोज्ड इसका ट्रीटमेंट है, तो मेरा ट्रीटमेंट में नंबर 1 है जिंक, क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन। इसके बाद में विटामिन डी, यानी ये 4 तो पक्के तौर पे देने हैं किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस से वो ग्रसित है। नंबर 1 जिंक, नंबर 2 क्लोरोक्विन, नंबर 3 एजिथ्रोमाइसिन और नंबर 4 विटामिन डी। और इसके बाद में 2 विटामिन और इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए और विटामिन ई। विटामिन ई हमारे शरीर की म्यूकस लेयर और शरीर के जितने भीतर जितनी भी लेयर्स हैं और प्लाज्मा है उनको स्मूथ बनाती है और वायरस को शरीर के अंदर घुसने से स्वतः ही रोकती है। तो इसलिए विटामिन ए भी बहुत आवश्यक है। और विटामिन ई की चर्चा मैं कभी और करूँगा, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से इस ढंग से बढ़ाती है कि वायरस का इन्फेक्शन ही ना हो पाए। तो ये जो मैंने अभी जानकारी दी, इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि आप जब मास्क पहनते हैं तो मास्क लगाने से निश्चित तौर पर वायरस आपके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन वो ऊपर से या इधर उधर से जा सकते हैं और मास्क भी कई बार पुराना हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप नाक के जो पोर्स हैं इसमें विक्स लगा लें, क्योंकि विक्स में कपूर होता है और ये कपूर भी वायरस को मारता है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं बड़े फेमस, उन्होंने कपूर से ही कोरोना का इलाज किया है। तो इसलिए विक्स में भी कपूर होता है और उसमें यूकेलिप्टस ऑयल भी होता है। ये ज़बरदस्त एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल है। इसलिए अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई वायरस आया भी तो वो नाक में घुसने से पहले ही मर जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन केवल और केवल हमारी छाती का है और इसके बाद में लंग्स से होते हुए ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है और किडनी में पहुंचता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। अगर हमने इसकी एंट्री पे भी ब्लॉक लगा दिया तो हमको हो नहीं पाएगा। अगर हो भी गया तो जो मैंने दवाइयाँ बताई है इसके अनुसार ये ठीक हो जाएगा। तो एक तो मैंने एलोपैथिक तरीका आप लोगों को बता दिया, पूरा रिसर्च के आधार पर जितना भी मैंने बोला है उसके लिए मेरे पास में साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च पेपर हैं जो मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, जो प्रमाण के साथ में है और क्लिनिकल ट्रायल्स में जो चीज़ सिद्ध हो चुकी है मैंने केवल और केवल आपको वही बताई है। इसके बाद में जो नेचुरोपैथिक तरीका है इसको ठीक होने का, और वो भी बहुत इफ़िशिएंट है, और उसका भी तरीका मैं आप लोगों को साइंटिफिक एविडेंस और मेडिकल ट्रायल के आधार पर बता रहा हूँ। तो जिस ढंग से आपने देखा कि जिंक काफ़ी उपयोगी है, लेकिन वो सेल के अंदर जाए तब, तो जिंक को सेल के अंदर ले जाने के 2 तरीके हैं। एक तो लेमन और एप्पल साइडर विनेगर का मिक्स, क्योंकि जो लेमन होता है वो उसमें केवल विटामिन सी नहीं होता। लेमन की मैं हमेशा इसलिए तरफदारी करता हूँ क्योंकि लेमन में जो विटामिन सी है उसको तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, लेकिन साथ में लेमन में साइट्रिक एसिड भी होता है। और ये जो साइट्रिक एसिड है ये शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम खा तो लेते हैं और हमारे सेल्स के पास में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएँ ऐसा संभव नहीं होता। और ये डायबिटीज़ के केस में तो बिल्कुल विजिबल होता है, क्योंकि डायबिटीज़ लोगों के जो शरीर में शुगर की इतनी मात्रा होती है कि दूसरे मिनरल्स और विटामिन की जगह नहीं होती। जैसे एक वॉल्यूम में एक कमरा आप मान लें और उसमें एक ही टाइप के लोग घुस जाएं तो, और पहले से ही भरे हो, तो दूसरे टाइप के लोगों को घुसने में दिक्कत होगी। अब ब्लड में पहले से ही बहुत ज़्यादा शुगर है, तो जिंक को, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, विटामिन डी, ई, ए या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी अंदर आने में दिक्कत जाती है। तो एक तो पहले इनको डिफिशियंसी होती है, दूसरा सेल इन बाहर इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हैं मिनरल्स को। तो इसलिए उन लोगों को भी अगर दवाई भी लें तो उसके साथ में भी वो लेमन लें। तो जो मैं प्रोटोकॉल बताता हूँ उसमें ये बताता हूँ कि 25 ml लेमन का लें, उसमें 5 ml एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं, और इसके अलावा आप उसमें काला नमक मिला लें, दूसरी भी चीज़ें मिला लें, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिंक आप इसके साथ में लें। अब कोई बोलेगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो एलोपैथिक दवा है, तो आप इसको नेचुरोपैथी में कैसे बता रहे हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्विनेन से निकली हुई है, तो इसलिए मैं इसको एक नेचुरल हर्ब मानता हूँ।
लेकिन आपको अगर फिर भी क्लोरोक्विन नहीं लेनी है तो नेचुरोपैथी में इस जैसी कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, तो उसका जवाब है हाँ, और वो है क्यूरसेटिन। ये जो क्यूरसेटिन है ये बिल्कुल क्लोरोक्विन जैसा काम करती है। ये जिंक आयनो-4 है और ये जिंक को फैसिलिटेट करती है कि शरीर के अंदर चला जाए, और साथ में ये सेल के अंदर भी उसको पहुंचाने में फैसिलिटेट करती है। ये जिंक आयनो-4 की तरह बिहेव करती है। तो कोई सोचेगा कि ये क्यूरसेटिन मिलेगा कहाँ से? तो ये क्यूरसेटिन फल और सब्जियों में, और स्पेशली लहसुन और प्याज और जिंजर यानी अदरक में नेचुरली काफ़ी मात्रा में होते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये इसका विट्रो ट्रायल हो चुका है और इसमें उन्होंने बताया कि क्यूरसेटिन जिंक को सेल के अंदर ले जाता है, और जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड के वायरस है जिसमें कोरोना भी आता है उसके लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो चुके हैं। तो क्यूरसेटिन अगर आपको रेडीमेड दवाई लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो प्याज, लहसुन और अदरक भी ले सकते हैं जिंक के साथ में। तो जो मैंने बताया वो पहला प्रोटोकॉल ये है कि आप 25 ml लेमन, 5 ml एप्पल साइडर विनेगर, उसके साथ जिंक लें। अच्छा, ये प्रोफिलेक्टिक भी है कि आपने अगर इतनी चीज़ ले ली तो आपको कोरोना कवच हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा जो मैं बताता हूँ इसके लिए वो एक काढ़ा बताता हूँ। काढ़े में गुड़ होता है, काढ़े में नींबू होता है थोड़ी सी मात्रा में, फिर तुलसी होती है। तुलसी बहुत गजब की एंटीवायरल है, और उसके साथ में पुदीना होता है। लोग सोचते हैं कि पुदीने का इससे क्या संबंध है। मैं अधिकतर लोगों की खांसी भी मैंने पुदीने से ठीक की, क्योंकि जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसको ख़त्म करने में पुदीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में कभी और चर्चा करूँगा, क्योंकि पुदीना एक अपने आप में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर। तो आप अभी बस ये समझ लीजिए कि तुलसी के करीब 20-25 पत्ते और पुदीना के कम से कम 10-12 पत्तियाँ आपको डालनी है अपने काढ़े में, और उसके साथ में अदरक, और आपका मन हो तो इलायची और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है, वो भी काफ़ी उपयोगी और फ़ायदेमंद रहती है। इसके बाद में जो ब्लड थिनर है नेचुरल, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। उसको शॉर्ट में OPC भी बोलते हैं। ये ब्लड को नेचुरली थिन करता है और ब्लड में ऑक्सीजन को भी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छी ढंग से कैरी करता है। और जो प्रोटोकॉल मैंने आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में बताया था उसको आप रात में भी रिपीट कर सकते हैं। तो इससे कोरोना की रोकथाम हो सकती है। लेकिन मैं काढ़े में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो अब बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो मुलेठी है वो कोरोना वायरस 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है। इसको एक विट्रो प्रयोग में दिखाया गया है। जो मुलेठी है इसमें ग्लिसरीहिंस नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जैसे कुनेन उस टाइप का था, वहाँ पर जो सिनकोना ट्री की छाल में से निकला था एक्सट्रैक्ट, इसी ढंग से जो मुलेठी है उसमें ग्लिसरीहिंस नाम का एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट या उसका वो बोल सकते हैं कि ये उसका काढ़े में जैसे एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट है उसका। और ये एंटीवायरल कोरोना वायरस के लिए भी प्रूव हो चुका है। इसकी मैंने जो शोध किया है उसमें इसका रेफरेंस भी है, और आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप मुलेठी का, लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, मुलेठी की लकड़ियाँ आपको लेनी है। मुलेठी की दवा का कोई भी असर नहीं होगा। मुलेठी की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको कूट के उसको काढ़े में 10 से 15 मिनट तक, 5 से 7 नहीं, वो भी नहीं, 3 से 5 मिनट तक केवल उबालना है। और ये काढ़ा और ये प्रोटोकॉल आप लेंगे जो मैंने बताया, तो निश्चित तौर पर किसी का भी कोरोना वायरस ठीक होगा। इसके साथ में विटामिन डी लेना ही लेना है, क्योंकि ये नेचुरोपैथी भी है। एलोपैथी में तो हम इसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि विटामिन डी सूर्य से आता है। तो आपको दिन में, और ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, विटामिन डी के संबंध में एक और चीज़ बताऊँ, इसका कोरोना से इतना ज़्यादा संबंध है कि अमेरिका में भी जो लोग मरे उसमें से अधिकांश निग्रो थे, और जो स्वीडन में लोग मरे उसमें से भी 30% लोग निग्रो थे। तो वो क्यों थे? क्योंकि जो अलग अलग स्किन के शेड्स हैं यानी कलर हैं, उसमें एक वाइट स्किन है, एक ब्राउन है हमारी, फिर थोड़ी काली, फिर ऐसे डार्क होती चली जाती है। तो जितनी स्किन काली होती है उसको, अभी मुझे पता चला कि उसको वो यूवी रेज से तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन विटामिन डी को एब्जॉर्व करने में उसको दिक्कत जाती है।
तो ये सिद्ध करता है कि जो विटामिन डी की डिफिशियंसी का कोरोना वायरस से संबंध है, उसका एक संबंध इस्टेब्लिश भी हो चुका है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए एक पत्र लिखा है। अब उसका रिस्पांस कब तक आता है ये देखना है, लेकिन वैक्सीन आने से पहले जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, यह अभी तक का सबसे प्रभावशाली ट्रीटमेंट है एन कोविड बीमारी के लिए। और मेरा शोध अभी जारी है। अगर कोई नई चीज़ और मिलती है तो मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। धन्यवाद।